नमस्कार दोस्तों, नाविक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास। और उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग किन किन चीज़ों पर बात करेंगे उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन इतिहास में हम लोग बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, या जिसे प्रो हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में, हिस्टोरिक पीरियड। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक। और इन सब में हम लोग देख लें एक चीज़ कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें हम लोग देखेंगे पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। ठीक। और मध्यपाषाण काल। ठीक। और तीसरा रहेगा नवपाषाण काल। ठीक। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें हम लोग बात करेंगे जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है उसके बारे में। ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ठीक। और ऐतिहासिक काल में हम लोग बात करेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। और इसी में हम लोग फिर बात करेंगे इसके आगे क्रम में आते हुए उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल। महाजनपद काल। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के विषय में। जैन धर्म के विषय में। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बाद हम लोग बात करेंगे मौर्य काल के विषय में। मौर्य काल। मौर्योत्तर काल। गुप्त काल। गुप्तोत्तर काल। ठीक। इन सब पहलुओं पे हम विस्तार से बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग गुप्तोत्तर काल में ही देखेंगे जो पूर्व मध्य काल है उसके विषय में। ठीक है। पूर्व मध्य काल और जो एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके विषय में। ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट रहेगा इसके बाद गुप्तोत्तर काल में। ठीक। तो हम लोग शुरू करते हैं अब अपने पहले चैप्टर से, इसमें प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है।
हम लोग प्रागैतिहासिक काल देखेंगे, और प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अब पहला अपना प्रागैतिहासिक काल। ठीक, और प्रागैतिहासिक काल में भी हम लोग पहला पॉइंट शुरू करेंगे अपना पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, इसके विषय में बात किया जाए तो शुरू में मानव जो है वो आदिम था। ठीक है, आदिम ये जंगलों में निवास करता था और कहीं पर इसका स्थायी निवास नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो हम लोग इसमें बात करेंगे उनकी विशेषताएं। ठीक है, कुछ जो विशेष बिंदु होंगे, जो विशेष बिंदु हैं महत्वपूर्ण, उनके विषय में बात करेंगे, और बात करेंगे यहाँ के जो स्थल हैं, ठीक है, जहाँ से इन लोगों का साक्ष्य मिला है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, और ये सब जितना भी हम लोग देखेंगे यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये सब लेकर चलेंगे। ठीक, हम लोग बात करते हैं पुरापाषाण काल। ठीक, अगर इसमें बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य जो मिलते हैं, अगर साक्ष्य की बात किया जाए तो इसके साक्ष्य मिलते हैं हम लोगों को सोनभद्र, सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज, और प्रयागराज के बेलन घाटी क्षेत्र में, प्रयागराज के बेलन घाटी क्षेत्र में। और सोनभद्र का देखा जाए तो जो सिंगरौली घाटी है। ठीक है, सोनभद्र की बात किया जाए तो सोनभद्र के सिंगरौली घाटी में, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी में, और चंदौली, चंदौली के चकिया नामक स्थान से, चंदौली के चकिया नामक स्थान से यहाँ से कुछ साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, ये सब जितने भी हैं ये सब है पुरापाषाण काल के स्थल। ठीक है, अगर बेलन घाटी की बात किया जाए तो इसकी खोज जो है इलाहाबाद के प्रोफेसर, ठीक, मैं बात कर रहा हूँ बेलन घाटी, बेलन घाटी की बात किया जाए तो इसकी खोज एवं खुदाई जो है इलाहाबाद के प्रोफेसर, इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जी आर शर्मा के निर्देशन में हुई थी। जी आर शर्मा के निर्देशन में हुआ था। ठीक, ये हो गया बेलन घाटी। और बेलन घाटी के एक लोहता नाला नामक स्थान से कुछ उपकरण, इसके बेलन घाटी में ही है एक स्थल, उसका नाम है लोहता नाला। ठीक है, यहाँ से पाषाण के उपकरण मिले हैं। ठीक है, पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं, पाषाण के उपकरण मिले हैं, और यहाँ से एक हड्डी से निर्मित, ठीक, हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, वो भी अस्थियों से निर्मित है।
अस्थियों से निर्मित है। ठीक है। और बात किया जाए यहाँ से जो उपकरण मिले हैं वो प्रायः जो है किससे बने हुए हैं? क्वार्टजाइट से। एक पत्थर होता है क्वार्टजाइट। यहाँ के जो उपकरण हैं वो प्रायः क्वार्टजाइट नामक पत्थर से बने हैं। पता होना चाहिए कि ये प्रयागराज वाले क्षेत्र में इधर क्वार्टजाइट पत्थर जो है बहुतायत में मिलता है। ठीक है। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को आग, कृषि, गृह निर्माण, आग, कृषि, गृह निर्माण आदि का ज्ञान नहीं था। मतलब कि जो पूरा पाषाण कालीन लोग थे इनको न तो आग का ज्ञान था, न ही कृषि का ज्ञान था, और न ही इन लोगों को घर निर्माण का पता था। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। हम लोग चलते हैं अब मध्य पाषाण काल। ठीक है। हम लोग केवल वही पॉइंट देख रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर मध्य पाषाण काल की बात किया जाए तो इसके अवशेष जो हैं प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, महदहा, सराय नाहर राय, महदहा नामक स्थानों से प्राप्त होता है। ठीक है। कहाँ से मिलते हैं? सराय नाहर राय से और महदहा से। ठीक। और बात किया जाए प्रयागराज के क्षेत्र में तो प्रयागराज के क्षेत्र में जो चौपानी मांडो है, ठीक है, प्रयागराज के मेजा वाले क्षेत्र में है चौपानी मांडो। ठीक है। यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं मध्य पाषाण काल के। और इन सब क्षेत्रों से जो है मनुष्य जो है उसके झोपड़ी झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, सिल लोढ़ा इसके साक्ष्य मिले हैं, और गर्त चूल्हे मिले हैं। गर्त चूल्हे इसके भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक विशेष बात थी कि यहाँ के लोग जो हैं शव को वो दफन करते थे। ठीक है। उस शव का जो सिर है वो पश्चिम में, जो शव है उसका सिर किधर रहेगा? पश्चिम में। और पैर पूर्व में। ठीक है। ये चीज़ यहाँ देखने को मिलता है। और शहर और जो सराय नाहर राय है, सराय नाहर राय, यहाँ पर बाह्य आक्रमण यहाँ पर बाह्य आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं। और दमदमा यह भी प्रतापगढ़ में है। दमदमा प्रतापगढ़ में, यहाँ से अधजली हड्डियां मिलती हैं। अधजली हड्डी मिलती है। ठीक है। यहाँ पर जो
लोग रहते थे वो जानवर को जलाकर खाते थे, ठीक है। तो अधजली हड्डी मिली है जानवरों की, ठीक। और महदहा में कुछ युगल समाधियां मिली हैं, मतलब कि दो लोगों को एक साथ दफन किया गया था। महदहा से युगल युगल समाधियां मिली हैं, ठीक है। और यहाँ से हड्डी के आभूषण भी कुछ मिले हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण, ठीक। ये हो गया मध्य पाषाण काल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नवपाषाण काल की तरफ, ठीक। चलते हैं हम लोग नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बात किया जाए तो इसके जो स्थल मिलते हैं, पूरा स्थल जो है, अगर स्थल की बात किया जाए तो प्रयागराज का बेलन घाटी, बेलन घाटी, प्रयागराज, ठीक। और संत कबीर नगर का लहुरा देव, लहुरा देव, संत कबीर नगर, ठीक। और है, अगर बेलन घाटी में इसमें देखा जाए तो एक कोल्डिहवा करके है, ठीक है, उसको याद रखना। बेलन घाटी में ही पास में है, यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो यहीं पर है एक कोल्डिहवा, ठीक है। ये प्रयागराज क्षेत्र में ही है कोल्डिहवा, ठीक है। अब यहाँ से बात किया जाए तो साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। अगर साक्ष्य की बात किया जाए तो लहुरा देव, ठीक है। ये नवीनतम जो डेटा है उसके हिसाब से कि लहुरा देव से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, लहुरा देव से, ठीक है। और इसके पहले अगर बात किया जाए तो इसके पहले जो प्राचीनतम साक्ष्य था वो कोल्डिहवा से ही था, ठीक है। जो लगभग 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के धान के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इसके पहले क्या था, अगर इसके पहले की मैं बात करूं, इसके पहले कहाँ था, कोल्डिहवा, ठीक, जहाँ से किसके साक्ष्य मिले थे, धान के, धान के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। अब एक चीज जानना होगा यहाँ, समझ लो कि इसे कोई धान का साक्ष्य मिला है, वैसे कहीं इसे खुले में पड़ा पड़ा रह जाए धान तो समय के साथ वो खराब हो जाता है, ठीक, नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये 7,000 7 से 8,000 या 6,000 ईसा पूर्व के, ठीक, धान के साक्ष्य अगर रह गए तो इसका मतलब है वो ऐसे ही खुले में नहीं पड़ा रहा, उसके ऊपर एक कार्बन की लेयर पड़ गई थी। जैसे कोई दाना है जल जाता है तो उसके ऊपर एक कार्बन की लेयर पड़ी रह जाती है, ठीक। अगर कार्बन की लेयर पड़ी रह गई तो वो उसको प्रिजर्वेशन का काम करता है, ठीक, तो जिससे वो खराब नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ से जो मिले थे वो साक्ष्य थे लगभग 7,000 से 6,000 बीसी का, और जो लहुरा देव से मिले हैं वो लगभग हैं 9,000 से 8,000, 9,000 से 8,000 ईसा पूर्व के, ठीक, बीसी के। धान के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं, किसके, धान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक, ये चीज याद रखना, ठीक। अगर अब बात किया जाए, ये हो गया नवपाषाण काल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं
अगर इसी बीच में हम लोग देख लें, कुछ मृदभांड संस्कृतियाँ रही हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मृदभांड संस्कृति, उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ। उत्तर प्रदेश में मृदभांड संस्कृतियाँ, ठीक, लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मृदभांड संस्कृतियाँ की, ठीक है। तो यहाँ से लग 4 जो है मृदभांड संस्कृतियाँ मिलती हैं, उनके विषय में जानते रहो, उनका क्रम जानते रहना, ये क्रम पूछा जाता है कभी कभी। पहला है, पहली बात तो जान लो मृदभांड क्या होता है। मृदभांड मतलब कि ये मिट्टी के बर्तन है, ठीक है, ये मिट्टी के बर्तन है, जिसे पॉटरी भी बोला जाता है। जिसे कहीं से देखोगे तो कोई मटका मिलेगा, ठीक है, कोई प्याला मिल जाएगा, कोई तस्तरी मिल जाएगी मिट्टी की, तो ये उसके आधार पर वहाँ के लोगों के जीवन के विषय में, उनके रहन सहन आदि के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहला इसमें गैरिक, गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड संस्कृति, ठीक, इसे बोलते हैं ओसीपी, ठीक, गैरिक मृदभांड संस्कृति। यहाँ से इस संस्कृति में जो है कच्चे कच्चे ईंट और वर्गाकार गोलाकार मन, जो कच्चे ईंट हैं इनसे वर्गाकार और गोलाकार मकान मिले हैं, ठीक, मकान के साक्ष्य मिले हैं, मतलब यहाँ से कच्चे ईंट, कच्चे ईंट मिले हैं और इससे निर्मित मकान, ठीक। और इनका स्थल बात कर लिया जाए, अगर स्थल की बात किया जाए तो इसका स्थल है बिसौली, बदायूं वाला क्षेत्र जो है बिसौली, ठीक, बदायूं वाला क्षेत्र हो गया, राजपुर हो गया, ठीक, अतरंजी खेड़ा हो गया, ठीक है, ये हो गया उत्तर प्रदेश में मृदभांड संस्कृति में पहला गैरिक मृदभांड संस्कृति, ठीक। और इसमें अगर इसका काल की बात किया जाए, कालखंड की, तो ये लगभग कब का है, तो ये लगभग है 2000 ईसा पूर्व, 2000 बीसी से लगभग 1500, ज़्यादा हो गया, ठीक, 1500 बीसी तक का, ठीक, ये जो साक्ष्य मिले हैं लगभग इस बीच के हैं, ठीक। और हम चलते हैं दूसरे पे, ठीक है, दूसरा है काला एवं लाल मृदभांड संस्कृति, काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं BRW, ठीक है। इनका क्रम देखते रहना, ये क्रम पूछा जाता है अक्सर मिलाने के लिए, ठीक है। इनका अगर काल की बात किया जाए, काल, ये तो हड़प्पा कालीन है, ये हड़प्पा कालीन है। और इसके स्थल की बात किया जाए, इसके स्थल हैं अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा हो गया, अहिछत्र हो गया, अहिछत्र हो गया, फिर उसके बाद है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, ठीक, ये सब इसके स्थल हो गए, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट तीसरे पर आते हैं, और तीसरा है
उसको बोलते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ठीक। ये तीसरा है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, इसको बोलते हैं पीजीडब्ल्यू। ठीक है। अगर इसका काल की बात किया जाए, इसका काल, ये वैदिक कालीन है। ये वैदिक काल के हैं। ठीक है। इसमें वैदिक काल में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों शामिल है। ऋग वैदिक प्लस उत्तर वैदिक। ठीक। और बात किया जाए इन सबका, अगर स्थल की बात किया जाए, स्थल में कौन कौन से हैं? अहिक्षत्र है, आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा है। ठीक। ये प्रमुख यहाँ के क्षेत्र हैं। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं अगले पर। अगली जो मृदभांड संस्कृति है उसका नाम है उत्तरी काले पॉलिस मृदभांड संस्कृति। उत्तरी काले मृदभांड संस्कृति। ठीक है। उत्तरी काले मृदभांड, इसमें पॉलिश्ड युक्त है। एक चीज याद रखना, ये जो उत्तरी काले मृदभांड संस्कृति है ये पॉलिश्ड है। उत्तरी काले पॉलिश्ड, पॉलिश्ड मृदभांड। मतलब कि इसमें समय के साथ धीरे धीरे मृदभांड में उसका विकास होता चला गया है। ठीक है। अगर इसका कालखंड की बात किया जाए, इसका काल देखा जाए तो ये है उत्तर वैदिक काल से मौर्य काल तक। उत्तर वैदिक काल से मौर्य काल तक। ठीक है। और इसके स्थल की अगर बात कर लिया जाए, इसके प्रमुख जो स्थल हैं, तो प्रमुख स्थलों में आता है अक्षत्र हो गया, अक्षत्र हो गया, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा। ठीक। ये सब प्रमुख स्थल हैं। अगर इसमें कौशाम्बी भी देख लो, कौशाम्बी से कुछ मिलते हैं। ठीक है। कौशाम्बी। ठीक। ये ये जो है चार जो थे, ये उत्तर प्रदेश में मृदभांड संस्कृतियाँ थी। ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो पहले कौन सी संस्कृति थी, इसको बोलते हैं ओसीपी। ओसीपी। फिर उसके बाद कौन सी है, बीआरडब्ल्यू। फिर उसके बाद कौन सी है, पीजीडब्ल्यू। फिर उसके बाद कौन सी है, एनबीपी। जो लास्ट वाली संस्कृति है उसको एनबीपी बोलते हैं। ठीक है। तो इन सबको याद रखना, ये क्रम। ठीक है। अगर क्रम देगा तो जैसे सामने की तरफ देगा एक हड़प्पा कालीन, एक वैदिक कालीन, या फिर इन सबको दे देगा ऐसे क्रम से लगाने के लिए। ठीक। तो इन सब का क्रम याद रखने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट शॉर्ट की है, उसको समझ सकते हो। ऐसे याद कर लेना, OBPN। ठीक है, इंग्लिश में ही OBPN। ठीक। तो ओ से OCP हो गया, बी से BRW हो गया, और पी से PGW हो गया, और एन से NBP हो गया। ठीक। तो ये याद रखना, OBPN। ठीक। इससे तुम्हारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर क्रम से लगाने के लिए दे रहा है तो। ठीक। अब हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल।
आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग बात करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें हम लोग बात करेंगे ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति है उसकी, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के बारे में। ठीक है, जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। ठीक, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में अगर हम लोग देखें तो इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो 3000 से लगभग 500 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगर समय की बात किया जाए 3000 बीसी से लगभग 500 बीसी तक ये संस्कृतियां विद्यमान रही हैं। अगर इसमें प्रमुख संस्कृतियों की बात किया जाए तो इतिहास में पढ़ते होंगे एक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में 4 प्रकार की, वो कौन कौन सी है एक बार यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, एक है कायथा है। ठीक, एक कायथा संस्कृति है, दूसरी जो है एक जोरवे संस्कृति है, और एक नौदा टोली करके है। ठीक है, एक मालवा संस्कृति है। ठीक, अगर बात किया जाए कायथा हो गई, मालवा है, और एक है नौदा। ठीक, और सबसे लास्ट में जोरवे। ठीक, ये 4 संस्कृतियां हैं। ठीक है, और बात किया जाए अगर इसमें से उत्तर प्रदेश में कुछ इनका साक्ष्य मिले हैं तो उनके बारे में हम लोग देखना चाहेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो ये आलमगीर वाला क्षेत्र है, आलमगीरपुर का, यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, आलमगीरपुर, अगर यूपी में बात किया जाए आलमगीरपुर और सहारनपुर, आलमगीरपुर सहारनपुर। ठीक, यहाँ से कुछ इनके साक्ष्य मिलते हैं, और इसको बोलते हैं, ठीक है, ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है चैल्कोलिथिक। ये भी याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, चैल्कोलिथिक। ठीक, और इसे ही बोला जाता है अ, ताम्र। ठीक है, ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति। और एक चीज़ पता होना चाहिए कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में ही सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया गया था, मनुष्य ने जिस धातु का प्रयोग किया वो तांबा था। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। ठीक, आगे की जो संस्कृतियां हैं जिसे हड़प्पा कालीन संस्कृति बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें तांबे में टिन मिलाकर कांस्य का निर्माण किया। ठीक है, तो उसे कांस्य युगीन संस्कृति बोलते हैं। ठीक, अगर मैं हड़प्पा हड़प्पा संस्कृति की बात करूं, हड़प्पा संस्कृति, ठीक,
या इसी को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो इसमें जो है लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण किया। ठीक, कांसे का निर्माण किया, इसलिए इस संस्कृति को बोलते हैं कांस्य युगीन संस्कृति। कांस्य युगीन संस्कृति, ठीक है। अगर बात किया जाए हड़प्पा कालीन संस्कृति की, तो इसके स्थल जो है उत्तर प्रदेश में अगर इनके स्थल की बात किया जाए तो आलमगीरपुर आलमगीरपुर हो गया, एक मंडी है, और हुलास है, अतरंजी खेड़ा है। ठीक, ये सभी जो साइट्स हैं ये सभी उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक, ये उत्तर प्रदेश की जो सहारनपुर वाला क्षेत्र है, मेरठ का क्षेत्र है, तो उसी क्षेत्र में ये सब है। ठीक है। अगर बात किया जाए आलमगीरपुर की, ठीक है, तो पता होना चाहिए आलमगीरपुर ये हड़प्पा कालीन जो संस्कृति है उसका भौगोलिक विस्तार में देखा जाए तो सबसे जो पूर्वी, ठीक है, जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है उसका विस्तार है वो आलमगीरपुर तक ही है। आलमगीरपुर, ठीक है, यह हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी, ठीक, हिंडन नदी के तट पर ये स्थित है। और इसकी खोज की बात किया जाए तो इसकी खोज किए थे यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी साइट की बात करें, इसका भौगोलिक विस्तार में सबसे उत्तरी जो स्थल है उसको बोलते हैं मांडा। याद रखना ये मांडा है, और जो यूपी मिला है वो मंडी है। ठीक है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि वो गलत दिखा है। ठीक, ये मांडा ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में, और चिनाब नदी के तट पर है। ठीक, अगर सबसे दक्षिणी की बात करें तो ये दहमाबाद है। ठीक, दहमाबाद है जो प्रवरा नदी के तट पे है। प्रवरा नदी के तट पे है, और ये महाराष्ट्र में है। ठीक, और सबसे पश्चिमी की बात करें तो सुतकांगे डोर है। सुतकांगे डोर जो ताश रिवर के तट पर है। ठीक, ये बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है? बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले, ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। ठीक, ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक, हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में भी हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। एक ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक, ये दो हो गया। हम लोग शुरू करेंगे अब उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की बात किया जाए तो
उत्तर वैदिक काल की शुरुआत जो है, ये नहीं यार, उत्तर वैदिक काल नहीं, ऋग वैदिक काल है। पहले ऋग वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। ठीक, पहले ऋग वैदिक काल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऋग वैदिक काल, ये इसका टाइम पीरियड है लगभग 1520 से 1020 तक। ठीक है, इसकी जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ठीक, तो इसके विषय हम लोगों को ऋग्वेद से मिलता है। और वैदिक काल में आर्यों का आगमन होता है। ठीक है, आर्यों का आगमन होता है, और यह मूलतः जो है ग्रामीण संस्कृति थी। यह ग्रामीण संस्कृति थी, और इसमें जो पशुपालन है, यह प्रमुख था। ठीक, पशुपालन प्रमुख कार्य था इनका। ठीक, और कृषि की बात किया जाए तो कृषि द्वितीयक था। कृषि द्वितीय कार्य या इनका गौण कार्य था। ठीक है, और पशुपालन में बात किया जाए तो पशुपालन में लोगों का गाय जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था। ठीक है, और इनके क्षेत्र की बात किया जाए तो जो आर्य थे, ये इनका क्षेत्र, निवास स्थल की बात किया जाए तो ये सप्त सैंधव वाले क्षेत्र में निवास करते थे। सप्त सैंधव क्षेत्र, ठीक, जो आज का पंजाब वाला क्षेत्र है, जहाँ 5 नदियां या थी, वो वाला क्षेत्र है। ठीक है, और इनका जो क्षेत्र है सब संधि क्षेत्र, और इसमें बात किया जाए तो सिंधु नदी, सिंधु नदी, सरस्वती, सिंधु नदी, सरस्वती और सतुद्री, सतुद्री जिसे आज सतलुज कहा जाता है। ठीक, सतलुज या सतलज बोलते हैं। ठीक, और वितस्ता, वितस्ता जिसे झेलम कहते हैं आज। ठीक है, वितस्ता, झेलम। ठीक, और बात किया जाए तो परुष्णी, रावी नदी जो आज है। ठीक, और विपाशा जो आज की ब्यास नदी है। अस्किनी, चिनाब को बोलते थे ये लोग। जो चिनाब का प्राचीन नाम है वो अस्किनी है। ठीक है, तो ये 7 नदियां थी, सिंधु नदी, सरस्वती, सतुद्री, वतिस्ता, परुष्णी, विपाशा और अस्किनी। ठीक, ये इन क्षेत्रों में निवास करते थे। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 बीसी के आसपास, ठीक, लोहे की खोज होने से, ये उस समय एक क्रांति थी। लोहे की खोज, लोहे की खोज लगभग 1000 बीसी के आसपास होता है। ठीक, और लोहे की खोज होने से उनके पास जो है
कृषि के लिए हथियार जो है वो मजबूत हो गए। तो जिससे ये लोग पूरे गंगा दोआब में गंगा के दोआब में जो घने जंगल थे उन्हें काट कर कृषि कार्य करने लगे। ठीक है, तो यहीं से माना जाता है ये उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हो जाती है। उत्तर वैदिक काल का जो शुरुआत होता है, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत जो है 1000 BC से माना जाता है। 1000 BC से लगभग 600 BC तक। ठीक, क्योंकि 1000 BC में लोहे की खोज हो गई और ये लोग आगे कहाँ पर, मध्य गंगा घाटी में। ठीक, और गंगा के दोआब क्षेत्र में कृषि कार्य करने लगे। गंगा घाटी में आ गए। ठीक है, गंगा घाटी में ये लोग कृषि का कार्य करने लगे। ठीक है, कृषि कार्य इन लोगों का एक प्रमुख पेशा हो गया। ठीक, ये कृषि प्रमुख हो गया और पशुपालन जो है ये द्वितीयक हो गया। ठीक, ये था उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में बात किया जाए तो यहाँ पर कुरु राज्य, ठीक, कुरु राज्य जो मेरठ से दिल्ली व हरियाणा तक था। ठीक है, इसमें एक राज्य था जो प्रमुख था, उसको बोलते हैं कुरु, जो आगे उसमें महाजनपद काल में भी मिलेगा। कुरु था एक, पंचाल। ठीक, ये सब जो है उत्तर वैदिक काल में भी थे। ठीक है, ये सब दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों में विस्तृत थे। ठीक है, और गंगा दोआब वाले क्षेत्र को ही मध्य देश कहा जाता था पहले। उत्तर वैदिक काल में ये लोग जो गंगा के मध्य दोआब में आ गए थे। गंगा के मध्य दोआब वाले क्षेत्र को ही कहा, क्या कहा जाता था उस टाइम, मध्य देश। ठीक, इस क्षेत्र को बोलते थे मध्य देश। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे महाजनपद काल के। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल, तो सबको पता होगा कि कुल कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। ठीक है, कुल 16 महाजनपद होते हैं। कुल 16 महाजनपद थे, इसकी जानकारी मिलती है मुझे अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ठीक, ये बौद्ध ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ है, इन दोनों से 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और इन 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में, या मध्य देश था जो उस टाइम, उसमें थे। ठीक, और कौन कौन थे उनका नाम भी हम देख लेते हैं। इन 8 में कौन कौन थे उनका नाम देखते हैं हम लोग। पहला हो गया कुरु, और दूसरा पंचाल, तीसरा काशी, और अगला है कौशल। ठीक, उसके बाद
सूरसेन, ठीक। चेदी, वत्स और मल्ल, ठीक। ये कुल 8 महाजनपद जो हैं ये आधुनिक जो आज का उत्तर प्रदेश है उसमें शामिल थे, ठीक है। अगर बात करें कोसल महाजनपद, ठीक, अब बात करते हैं हम कोसल महाजनपद की। कोसल महाजनपद, तो कोसल महाजनपद की जो क्षेत्र है आज देखा जाए तो अवध क्षेत्र है, ठीक। कोसल महाजनपद आज के अवध वाले क्षेत्र में था, ठीक है। और इनकी राजधानी की बात किया जाए तो उत्तरी कौशल, ठीक। अगर बात करें उत्तरी कौशल, उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत थी, ठीक। उत्तरी कौशल की राजधानी की बात कर रहे हैं हम लोग, उत्तरी कौशल राजधानी साकेत, ठीक। और दक्षिणी, दक्षिणी कौशल की राजधानी, दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती, आज का जो श्रावस्ती है वहाँ इसकी राजधानी थी, ठीक है। अगर श्रावस्ती जिले में देखा जाए तो जो सेहत मेहत वाला क्षेत्र है, सेहत मेहत, ठीक, इस क्षेत्र में इसकी राजधानी थी। और कौशल या अवध क्षेत्र का उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में भी हुआ है। अगर कौशल की बात करें, कौशल का उल्लेख इसका उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ, ठीक, इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण, ठीक, इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में भी हुआ है, शतपथ ब्राह्मण, ठीक। आगे बात करते हैं अब हम लोग कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद, ठीक। अगर कुरु महाजनपद की बात किया जाए तो ये दिल्ली से मेरठ तक विस्तृत था। कहाँ से? आज का जो दिल्ली है, दिल्ली से मेरठ तक का जो क्षेत्र है वो कुरु महाजनपद वाला क्षेत्र है, ठीक। और इसकी राजधानी की बात कर लूँ, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। अब बात करते हैं पंचाल की। पंचाल महाजनपद, ठीक। इसका जो क्षेत्र है वो बरेली, इसका जो क्षेत्र है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ठीक। ये वाला जो क्षेत्र है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र ये पंचाल महाजनपद के क्षेत्र है, ठीक है। अगर इसकी राजधानी की बात करूं, अगर इसकी राजधानी की बात करूं, इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, ठीक। ये इसकी राजधानी थी। और अगर इसकी, ये उत्तरी थी, ठीक है, ये
अगर दक्षिणी की बात किया जाए तो दक्षिणी राजधानी इसकी थी कामपिल्य। कामपिल्य दक्षिणी भाग की थी। ठीक, उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी भाग की राजधानी कामपिल्य थी। ठीक, और चलते हैं सूरसेन महाजनपद पर बात करते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। सूरसेन, सूरसेन महाजनपद। ठीक, सूरसेन महाजनपद ये मथुरा वाला जो क्षेत्र है, ठीक, वर्तमान में जो मथुरा के आसपास क्षेत्र है, ठीक, मथुरा के आसपास वाला क्षेत्र जो सूरसेन महाजनपद था। ठीक है, और इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी भी इसकी मथुरा थी। इसकी राजधानी जो है मथुरा थी। ठीक है, अब बात करते हैं वत्स की। वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद, वत्स महाजनपद वर्तमान में जो प्रयागराज और कौशाम्बी वाला क्षेत्र है, प्रयागराज और कौशाम्बी, ठीक, ये क्षेत्र जो है वो वत्स महाजनपद के अंतर्गत था। ठीक है, इसकी राजधानी की बात किया जाए, इसकी राजधानी की बात किया जाए तो कौशाम्बी। इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मल्ल महाजनपद की। मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद, ये याद रखना, ये सब राजधानी हो गया और उसका वर्तमान क्षेत्र, ये सब बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, हम लोग बात करते हैं मल्ल महाजनपद। ये इसका क्षेत्र है कुशीनगर, कुशीनगर, देवरिया और कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर वाला जो क्षेत्र है, और ठीक है गोरखपुर वाला, ये जो तीन क्षेत्र हैं, तीन जिले हैं यूपी के, इन सब क्षेत्र में ये मल्ल महाजनपद के क्षेत्र थे। ठीक है, अगर इसकी राजधानी की बात किया जाए तो इसकी राजधानी राजधानी की बात किया जाए तो इसकी राजधानी थी कुशीनगर, जिसे उस टाइम कुशीनारा बोला जाता था। ठीक है, कुशीनारा। और इसकी एक राजधानी और थी जिसे बोलते हैं पावा। ठीक, तो ये हो गया मल्ल महाजनपद। ठीक है, अगर बात किया जाए तो कुशीनगर जो है, इसकी जानकारी, इस नगर की जानकारी जो है दिव्यावदान और दीर्घ निकाय, इन सब क्षेत्रों, इन सब चीज़ों से जो साहित्य है इनसे इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, और वेनसांग के जो यात्रा विवरण है उसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, और कुशीनगर पे हूणों का आक्रमण भी हुआ था एक बार। ठीक, और बात कर लें कुशीनगर की ही अगर, तो थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं कुशीनगर पे। कुशीनगर, ठीक है, अगर कुशीनगर पे बात किया जाए तो इसकी जानकारी जो है, इस नगर के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है मुझे दिव्यावदान, दिव्यावदान हो गया और दीर्घ निकाय हो गया, दीर्घ निकाय हो गया। ठीक, इन सब चीज़ से यहाँ से जानकारी मिलती है, और कनिष्क जो कुछ सिक्के हैं उस पे भी इस नगर की जानकारी मिलती है।
और फाहियान का यात्रा विवरण, जो फाहियान है, जो चीनी यात्री आया था, इसके यात्रा विवरण से भी, इसके यात्रा विवरण से भी जानकारी मिलती है कुशीनगर की। ठीक है। और कुशीनगर में ही 80 वर्ष की आयु में, ठीक है, अगर कुशीनगर की बात की जाए, इसकी 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का जो निर्वाण हुआ था, ठीक है, 80 वर्ष की आयु में 483 BC में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था यहीं पर। ठीक है। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक, ये हो गया कुशीनगर के बारे में थोड़ा सा। अब हम लोग चलते हैं अगले महाजनपद पर। ठीक, अगला है हम लोगों का, अगला महाजनपद होगा हम लोगों का कालसी। ये उत्तराखंड का ये क्षेत्र है। ठीक है, ये महाजनपद क्या, ये एक क्षेत्र है। ठीक है, कालसी, जहाँ से अशोक का 14वां शिलालेख जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने महाजनपद सारे देख लिए। अब हम लोग चल रहे हैं आगे गौतम बुद्ध के विषय में। ठीक, महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब बौद्ध पर, बौद्ध काल के विषय में हम लोग बात करेंगे, बौद्ध धर्म। ठीक, बौद्ध धर्म और उत्तर प्रदेश से इसका जो संबंध है उसके विषय में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, अगर बात किया जाए तो जो 8 महाजनपद है, ठीक है, 8 महाजनपद में बुद्ध जो है शाक्य गणराज्य, बुद्ध जो है शाक्य गणराज्य, शाक्य गणराज्य जिसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अगर शाक्य गणराज्य की बात की जाए तो ये कौशल महाजनपद में है। कहाँ पर? कौशल महाजनपद। ठीक है, कौशल महाजनपद वाले क्षेत्र में है। तो यहाँ के इनके पिताजी थे, वो यहाँ के गण प्रमुख थे। ठीक है, शाक्य गणराज्य के गण प्रमुख थे महात्मा बुद्ध के पिता सुद्धोधन। ठीक है, और अगर बात किया जाए तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य, अपना पहला उपदेश किसे दिया, कहाँ दिए थे? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, और बात किया जाए सबसे ज्यादा या सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, और वत्स राजधानी जो है ये, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, बात करें अगर कौशाम्बी की, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी में एक है घोषिताराम विहार। ठीक है, घोषिताराम विहार। ठीक है, यहाँ पर बुद्ध को यह विहार भेंट में मिला था। ठीक है, यह विहार बुद्ध को
भेंट में मिला था। ठीक है, किसने दिया था? उदयन ने। घोषता राम विहार बुद्ध को भेंट में मिला था। और किसने दिया था? यहाँ के राजा थे एक उदयन। ठीक, उदयन ने महात्मा बुद्ध को ये विहार भेंट में दिया था। ठीक है। यूपी से संबंधित और जो भी जानकारी है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक, अगर उसकी बात किया जाए तो इसमें है बुद्ध के जो स्तूप हैं, बुद्ध के अवशेषों पर जो स्तूप बने हैं उनकी बात किया जाए। ठीक है, तो बुद्ध की मृत्यु के बाद, ठीक है, बुद्ध के मृत्यु या महापरिनिर्वाण के बाद इनके इनके अस्थियों पर, ठीक है, इनके जो अवशेष थे उस पे कुल 8 स्तूप का निर्माण कराया गया था। 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। ठीक है, जिनमें से चार जो जिनमें से 4 वो यूपी में हैं। ठीक, वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला है कपिलवस्तु में। एक है कपिलवस्तु में। ठीक, कपिलवस्तु में कौन बनवाया था? शाक्य। यहाँ के जो राजा थे किस वंश से थे? शाक्य वंश के थे, तो उन्होंने बनवाया था। ठीक है, कपिलवस्तु में। और दूसरा है कुशीनगर। कुशीनगर में बना है। यहाँ पर उस टाइम राजा मल्ल हुआ करते थे। ठीक है। और तीसरा है रामग्राम। ठीक, इसे कोली राजा यहाँ हुआ करते थे, कोली वंश के। ठीक, और चौथा है पावा। पावा में भी एक स्तूप बनवाया गया, इसको बनवाए थे मल्ल। ठीक, ये 4 स्तूप बने थे बुद्ध की मृत्यु के बाद। ठीक है, अब बात किया जाए जैन धर्म की। ठीक, जैन धर्म और इसका उत्तर प्रदेश से संबंध क्या है, बात करते हैं हम लोग जैन धर्म। जैन धर्म और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, हम लोग बात करते हैं जैन धर्म के विषय में। तो जैन धर्म में सबको पता होगा तो जो 24 तीर्थंकर हुए हैं कुल कितने? 24। 24 में पहले में कौन से थे? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव पहले थे। और अगर 23वें की बात किया जाए तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें की बात की जाए तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, ये इतनी जानकारी तो सबको होती है, ये होनी भी चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं अब जैन धर्म में कि इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किन स्थलों से रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किन स्थलों से संबंध रहा है। तो उत्तर प्रदेश में इसका संबंध अगर देखा जाए, स्थल की बात किया जाए तो कौशाम्बी वाला क्षेत्र है। कौशाम्बी हो गया, मथुरा भी है। और कौशाम्बी, मथुरा और पावा वाला जो क्षेत्र है, पावा जहाँ इनकी मृत्यु होती है। ठीक, और शायद बुंदेलखंड का भी कुछ क्षेत्र है, झांसी वाला क्षेत्र है शायद। ठीक है,
बुंदेलखंड क्षेत्र भी है। ठीक, ये प्रमुख स्थल हैं जिनका संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, अगर जैन धर्म बात किया जाए तो इसमें जैन धर्म में अगर बात किया जाए तो आर्य सत्य की। ठीक है, अगर जैन धर्म में आर्य सत्य की बात किया जाए तो इसमें कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय और है ब्रह्मचर्य। ठीक है, जैन धर्म में कुल 5, ठीक है, 5 आर्य सत्य या महाव्रत हैं ये। ठीक है, जिसमें से 5वां जो है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा है। इसे किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, पहले देख लें हम लोग अभी क्या क्या बात की है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश के विषय में अभी तक क्या क्या बात कर चुके हैं। इसके इतिहास में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के विषय में हम लोग देख लिए, जिसमें से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसमें आद्य ऐतिहासिक काल, और इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ताम्रपाषाण कालिक संस्कृतियाँ और सिंधु घाटी सभ्यता जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। और फिर उसके बाद हम लोग महाजनपद काल देखे, महाजनपद काल। फिर उसके बाद बौद्ध काल और जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन सब से हम लोगों ने, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ठीक है, अब हम लोगों का अगला जो टॉपिक रहेगा वो है मौर्य काल। ठीक, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग मौर्य काल के बारे में बात करेंगे। इसके विषय में मौर्य काल। ठीक, तो हम लोग मौर्य काल के विषय में अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।